हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का सेकंड सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 10 टॉपिक हम प्रीवियस सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के बारे में, देन हम जानेंगे एलिफेंट टास्क फोर्स के बारे में, याया शो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, एक स्पीसीज एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अभी हाल ही में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया, तो चर्चा करेंगे उसके बारे में। इसके अलावा एनवायरनमेंट के एक कॉन्सेप्ट केयरिंग कैपेसिटी के बारे में जानेंगे, रेड सेंडर्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे डार एस सलाम डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1982 में अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डीप सी माइनिंग है एक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत जो ओशियन के अंदर से लगभग 300 मीटर तक ये जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं उसको इसके अंतर्गत रिट्रीव किया जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसको स्टेटस प्राप्त हुआ था पायोनियर इन्वेस्टर्स का इन 1987 में। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत, यानी कि अनक्लॉज के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो डीप सी माइनिंग है एक प्रोसेस होती है, जिसके अंतर्गत जो ओशियन के अंदर से लगभग 300 मीटर तक जो मिनरल के डिपॉजिट्स होते हैं उसको रिट्रीव किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ओशियन के अंतर्गत लगभग 200 मीटर तक जो मिनरल के डिपॉजिट्स होते हैं उसको रिट्रीव किया जाता है, ना कि 300 मीटर तक। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडिया को फर्स्ट रिसीव हुआ था स्टेटस फॉर द पायनियर इन्वेस्टर्स के रूप में इन 1987 में। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसने जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं उसके एक्सप्लोरेशन से संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको एक्सटेंड किया है। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के इनिशिएशन की अगर हम बात करें तो ये साइन हुआ था 2002 में और फर्स्ट टाइम इसको 15 साल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इसको 2 बार अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट टाइम इसको जो एक्सटेंड किया गया था 2017 से 2022 तक, और अभी फिर से 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर हम बात करें इंडिया इस जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके अंतर्गत इंडिया को असाइन किया गया है एरिया ऑफ लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत में जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं उसको एक्सप्लोर कर सकता है। अगर हम बात करें जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में तो ये एक तरीके से जो रेफर करते हैं एक स्मॉल जो पोटैटो लाइक एक राउंडेड एक्रीशंस होते हैं जो कि कंपोज होते हैं कई सारे मिनरल्स का। और इसके अंतर्गत मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स हो सकते हैं मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर या आयरन हाइड्रोक्साइड्स इसके अंतर्गत होते हैं। साथ ही साथ ये एक जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं ये एक इमेंस आपकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसके अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत। और इसी कन्वेंशन के अंतर्गत जो एरिया होता है डीप सी माइनिंग के लिए तो कंट्री को उसके अंतर्गत अलॉट किया जाता है। इसके अलावा जो डीप सी माइनिंग एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत जो ओशियन के अंदर लगभग 200 मीटर तक जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, उनको रिट्रीव किया जाता है। इसके अलावा इंडिया एक फर्स्ट कंट्री थी जिसको एक स्टेटस प्राप्त हुआ था पायोनियर इन्वेस्टर्स का, यानी कि जो अग्रणी जो निवेशक होते हैं उसका उनको स्टेटस मिला था इन 1987 के अंतर्गत। अगर हम बात करें इस जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं उनके अगर जो डीप सी माइनिंग है उसके सिग्निफिकेंस के बारे में
तो इसमें जो मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम द जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं उनसे, तो उनका जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्टफोन्स या सोलर पैनल्स के अंतर्गत इनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अभी के स्टेटस की बात करें तो जो हमारे पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं उसका अभी तक हम केवल 10% ही यूटिलाइज कर पाए हैं। तो इससे हमारी एक इमेंस पोटेंशियल है कि हम आगे भविष्य में जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको अगले 100 साल तक उससे हम इसको एक्सप्लोर करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे अगर हम बात करें, ये एक तरीके से जो हमारा सी का इकोसिस्टम है उसको अनअवॉइडेबल और इरिवर्सिबल उसको एक तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो मराइन जो हमारे स्पीसीज हैं उनको भी एक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ इसमें जो एक्सीडेंट का खतरा भी इससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि ऑयल स्पिल्स की घटनाएं हमें समय समय पर देखने को मिलती हैं, तो इसके कारण से इससे संबंधित कुछ कंसर्न इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस कन्वेंशन के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, 1982 में ये अस्तित्व में आई और इसके अंतर्गत ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया था एक लीगल फ्रेमवर्क के रूप में, जो कि एक जो मरीन है और जो मैरीटाइम जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। अगर हम बात करें, इसको लॉ ऑफ द सी के रूप में भी जाना जाता है और ये जो मराइन जो एरिया होता है उसको 5 मेन जोन्स के अंतर्गत ये कन्वर्ट करता है। जैसे कि इनके जो 5 मेन जोन्स हैं, जैसे कि इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिग्यूअस जोन्स होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं और हाई सी एरियाज के रूप में इन जोन्स को ये एक तरीके से कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ये केवल एक इंटरनेशनल कन्वेंशंस है जो कि स्टिपुलेट करती है कि स्टेट का जुरिसडिक्शंस क्या होगा मैरीटाइम स्पेस के अंतर्गत। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो मैरीटाइम जोन्स के अंतर्गत क्या क्या उनके डिफरेंट लीगल स्टेटस होंगे हर एक कंट्री के, उसको डिफाइन करने का प्रयास ये कन्वेंशन करती है। साथ ही साथ इसमें जो कोस्टल स्टेट्स के अंतर्गत कैसे उसका जो गवर्नेंस उसका उस पर सुनिश्चित किया जाएगा, कैसे उसकी नेविगेशन प्रोसेसेस इसके अंतर्गत होंगी, तो उसके लिए भी एक बैकबोन ये प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो जोन आपके जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके लिए तो ऑफशोर एरिया को तो ये डिफाइन करता ही है, साथ ही साथ ये जो 5 कॉन्सेंट्रिक जोन्स होते हैं उसके अंतर्गत भी कंट्री के क्या राइट्स हैं स्टेट के, साथ ही साथ उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे संबंधित हैं, तो उसको भी ये डिफाइन करने का प्रयास करती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इस कन्वेंशन के अंतर्गत जो 5 जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है उसके बारे में। तो अगर हम बात करें, इसका जो फर्स्ट जोन होता है वह इंटरनल वाटर होता है। इसके अंतर्गत किसी भी कंट्री के पोर्ट्स हो सकते हैं या कोई भी उसकी जो वाटर बॉडीज इसके अंतर्गत हो सकती हैं या रिवर्स उसके अंतर्गत शामिल हो सकती हैं। इसके साथ ही जो ये एक आपकी बेसलाइन होती है इसके अंतर्गत, और इस बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल तक हम जाएंगे तो वह जो एरिया कहलाता है वह टेरिटोरियल सी का एरिया कहलाता है। यहाँ पर जो ओशियन सरफेस है वहाँ पर तो कंट्री का अधिकार होता ही है, साथ ही साथ जो आपका जो एयर स्पेस होता है उस पर भी उस कंट्री का पूरा अधिकार होता है। इसके अलावा इस जो बेसलाइन है उससे अगर हम 24 नॉटिकल माइल अगर ओशियन की तरफ जाएं तो उस तक का जो एरिया कहलाता है वह कंटिग्यूअस जोन कहलाता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो बेसलाइन है उससे अगर हम 12 नॉटिकल माइल चले तो ये टेरिटोरियल सी आ गया, फिर और अगर हम 12 नॉटिकल माइल फर्दर चलते हैं तो कंटिग्यूअस जोन यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक होता है। इसके अंतर्गत जो आपकी ओशियन सरफेस पर तो कंट्री का अधिकार होता है, लेकिन जो नेशनल जो आपका जो एयर स्पेस होता है उस पर उसका पूरी तरीके से अधिकार नहीं होता, न ही उसके पास कोई स्पेस राइट इसके अंतर्गत होते हैं। और ये जो कंटिग्यूअस जोन होता है एक इंटरमीडिएरी एक एरिया होता है जो कि आपके जो टेरिटोरियल सी है और जो हाई सी एरिया है उसके बीच में। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन होता है इसके अंतर्गत जो अगर हम इसमें जो टेरिटोरियल सी है और जो बेसलाइन से अगर आपके 200 नॉटिकल माइल फर्दर जाएं ओशियन की तरफ तो उसका जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये वह एरिया होता है जहां पर किसी भी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है वह इस एरिया तक होती है और इस एरिया का यूज़ वह आपके जो आपने अभी बात की जो पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स होते हैं उनके एक्सप्लोरेशन के लिए या कोई भी रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन के लिए इनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके अगर हम फर्दर जाएंगे तो वो हाई सी एरियाज होता है
और हाई सी एरिया को एक तरीके से कॉमन हेरिटेज फॉर ऑल मैनकाइंड्स के रूप में जाना जाता है, जिस पर सभी मैनकाइंड का पूरी तरीके से अधिकार होता है, उसको ऐसा माना जाता है। और जो किसी भी कंट्री की जो सॉवरेनिटी रहती है वह आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से उसकी सॉवरेनिटी वहीं तक होती है। तो इसके अंतर्गत जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी है तो उसके अंतर्गत इसको 5 जोन्स में कन्वर्ट किया गया है। तो ये हमने बात की इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपकी एलिफेंट टास्क फोर्स से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि 2010 में जब गजा रिपोर्ट आई थी एलिफेंट टास्क फोर्स की, तो उसके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी जिससे कि एलिफेंट पॉपुलेशन को प्रिजर्व किया जा सके। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो गज यात्रा होती है एक नेशन वाइड कैंपेन होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है एलिफेंट्स को, और लॉन्च किया जाता है ओकेजन ऑफ द जो वर्ल्ड एलिफेंट डे होता है 2017 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको लॉन्च किया गया था 1992 को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि 2010 में जो गजर रिपोर्ट आई थी एलिफेंट टास्क फोर्स की, तो उसने रिकमेंड किया था कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है एलिफेंट पॉपुलेशन को। तो जो गजर रिपोर्ट है वह आपकी जो एलिफेंट से संबंधित है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो गज यात्रा होती है एक नेशन वाइड कैंपेन होता है जो कि एक तरीके से कैंपेन प्रसारित करता है कि एलिफेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, और इसको लॉन्च किया गया था 2017 में जो वर्ल्ड एलिफेंट डे बनाया जाता है उसके अंतर्गत। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि लॉन्च की गई थी 1992 में। तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो अगर हम बात करें जो एलिफेंट है तो उसका जो एशियाटिक एलिफेंट होता है उसका अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें तो वह इंडेंजर्ड है, और जो आपकी जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज होती है उसकी अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत ये आता है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 जिसके अंतर्गत 6 शेड्यूल्स हैं, तो उसकी शेड्यूल 1 के अंतर्गत इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। अगर हम बात करें मोर देन जो 60% जो पॉपुलेशन है एशियन एलिफेंट्स की, तो वह इंडिया के अंतर्गत ही पाई जाती है। अगर हम बात करें ये अभी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है कि स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में जैसे कि आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो उसी तरीके से एलिफेंट के लिए भी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी तैयार की जाए। तो उसके संबंध में सेंटर का रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया है एलिफेंट सेफ्टी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें 2010 की, जैसा कि हमने अभी बात किया, जो कि गजा रिपोर्ट है एलिफेंट टास्क फोर्स की, तो उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था प्रोटेक्शन और एलिफेंट पॉपुलेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे उनको प्रिजर्व किया जाए। इसके अलावा इसने रिकमेंड किया था कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया जाना चाहिए ऑन द लाइन ऑफ जैसे कि जो आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसी के आधार पर। इसके अलावा जो एशियन एलिफेंट की अगर हम बात करें तो ये एक की स्टोन स्पीसीज होती है जो कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है या वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और इस स्टैट्यूटरी बॉडी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो एलिफेंट की जो लाइफ है उस पर कई सारे कंसर्न्स देखे गए हैं, जैसे कि जो ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण से एलिफेंट की अननेचुरल डेथ हो रही है। अगर हम बात करें दिसंबर 2022 के आंकड़े के बारे में तो इंडिया ने लगभग 494 जो एलिफेंट्स हैं वो ट्रेन एक्सीडेंट के कारण या इलेक्ट्रोलोक्यूशन के कारण या जो पोचिंग या पॉइजनिंग एक्टिविटी के कारण ये लगभग आपके पिछले 5 ईयर में ये आप 494 एलिफेंट की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1992 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये आपकी एक तरीके से इनकी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत और इनके जो हैबिटेट हैं कंट्री में तो उनको ये संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत। साथ ही साथ 2010 की अगर हम बात करें तो जो डिक्लेयर किया गया था इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में एलिफेंट को।
साथ ही साथ जो 33 एलिफेंट रिजर्व हैं सेंटर के द्वारा, जिनका टोटल एरिया लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और अभी रिसेंट में इसमें जो तराई एलिफेंट रिजर्व है उसको सेटअप किया गया था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है एलिफेंट की, तो वह आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एलिफेंट टास्क फोर्स से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो याया सो आपकी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है, ये अभी न्यूज में रही, ये किस स्टेट या यूटी में स्थित है, ये आपको बताना है। इसमें जो 4 स्टेट और यूटी का आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट में है लद्दाख, सेकंड में जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड में अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ में है आपका मणिपुर। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। जो याया जो सो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स है, ये अभी सिचुएटेड है लद्दाख के अंतर्गत। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। जो लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट है और जो कंसर्न उसकी जो पंचायत है, और अलॉन्ग विद द जो सिक्योर हिमालय जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके साथ मिलकर जो याया सो जो लद्दाख को फर्स्ट बायो हेरिटेज साइट्स के रूप में इसको घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें याया सो, इसकी जो नेस्टिंग हैबिटेट है लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स का, एनिमल्स का, जैसे कि यहाँ पर बार हेडेड गूस पाया जाता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन पाया जाता है, साथ ही साथ ब्राह्मणी डक भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम इनके आयुष्यन स्टेटस की बात करें तो जो बार हेडेड जो गूस है ये लीस्ट कंसर्न है। इसके अलावा जो ब्लैक नेक जो क्रेन है उसका स्टेटस वल्नरेबल है। साथ ही साथ जो ब्राह्मणी जो डक है वह भी लीस्ट कंसर्न स्टेटस है IUCN के अंतर्गत। साथ ही साथ ये एक हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट्स है ब्लैक नेक्ड क्रेन का इन इंडिया में। और अगर हम बात करें जो बायो हेरिटेज जो साइट्स होती हैं, इसके अंतर्गत जो एरिया होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, और जो इकोलॉजिकल फ्रेगाइल इकोसिस्टम्स यहाँ पर पाया जाता है, और जो बायोडाइवर्सिटी है वह यहाँ की रिच होती है अंडर द जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसके अंतर्गत। तो ऐसी साइट्स को बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित किया जाता है। इसके अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको यह अधिकार दिया गया है कि वे नोटिफाई कर सके बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स के रूप में इन कंसल्टेशन विद द वहाँ की जो लोकल बॉडीज है उससे कंसल्ट करके। साथ ही साथ उसका जो एरिया है बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के आधार पर उनको बायोडाइवर्सिटी जो हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित किया जा सकता है। और इसको घोषित कौन करेगा? यह आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको घोषित किया जाता है अंडर द जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 के अंतर्गत। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्राइटेरिया क्या रहेगा जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को घोषित करने का, तो इसमें स्पीसीज की रिचनेस होनी चाहिए, वहाँ की जो आपकी प्रजातियां हैं उनको साथ में एंडेमिज्म होना चाहिए, यानी कि वह वहाँ की स्थानिक होनी चाहिए, साथ ही साथ वह रेयर होनी चाहिए, एंडेमिक होनी चाहिए, उन पर किसी भी तरीके का थ्रेटन्ड भी उसके अंतर्गत हो। साथ ही साथ की स्टोन स्पीसीज जो कि वहाँ की समस्त जो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करती हैं, तो उस तरीके की जो की स्टोन स्पीसीज भी वहाँ पाई जाती हो। साथ ही साथ जो वहाँ पर एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हो स्पीसीज का, तो ऐसी साइट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के रूप में घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया में बात करें तो टोटल लगभग 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। और जो अगर हम लास्ट में बात करें तो जो महेंद्रगिरी जो हिल है उड़ीसा के अंतर्गत, तो उसको लास्ट में अभी 2022 में इसमें ऐड किया गया है 36 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के रूप में। इसके साथ ही अगर हम बात करें सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो कि फंड किया जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटीज है यानी कि जो GEF है उसके द्वारा इसको फंड प्रोवाइड कराया जाता है। इसका उद्देश्य है कि उनका जो आपकी हाई एल्टीट्यूड जो आपके इकोसिस्टम्स है हिमालय के, तो उनको कंजर्व किया जा सके और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके। इसके साथ ही हम जान लेते हैं जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटीज़ होती है वे क्या है। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ है इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द जो रियो अर्थ समिट हुई थी 1992 के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये बेस्ड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC के अंतर्गत है। और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये जॉइंटली मैनेज की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत 183 मेंबर्स इसके अंतर्गत पार्टनरशिप में हैं। साथ ही साथ कई सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें ये एक तरीके का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है कि जो हमारे प्लेनेट की जो आपके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, इस
के अंतर्गत फाइनेंशियल मैकेनिज्म के थ्रू उसको इसमें सहायता दी जाती है। इसके अलावा ये प्रोवाइड कराता है फंड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और जो हमारी ट्रांजिशन इकोनॉमीज है यानी कि जो संक्रमणकालीन जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको भी ये एक फंड प्रोवाइड कराता है। और जो भी प्रोजेक्ट इसमें रिलेटेड होते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात की अभी हमारा जो सिक्योर हिमालय है तो वह हमारा एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित प्रोग्राम है, तो उसको ये फंड प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ ओजोन लेयर से संबंधित भी अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको भी ये प्रोवाइड कराता है फंड। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन सी कन्वेंशंस इसके अंतर्गत फाइनेंशियल मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड कराता है, तो जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है। तो ये जो 3 कन्वेंशंस हैं आपकी रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुई थी, तो उसके अंतर्गत ये समिट आई थी, तो उनको ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज के द्वारा। साथ ही साथ जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है परसिस्टेंट जो आपके ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो डीडीटी होता है तो उस तरीके के परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये वातावरण में हमेशा मौजूद होते हैं और ये एक तरीके से उनका बायो एक्यूमुलेशन होता जाता है बॉडी के अंतर्गत, तो इस तरीके के जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको समाप्त करने के लिए जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसको भी ये प्रोवाइड कराती है फाइनेंशियल मैकेनिज्म। साथ ही साथ मरकरी के जो पॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो मिनमाटा कन्वेंशन है तो उसके लिए भी इसको फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है वह आपकी जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल है तो उसके अंतर्गत जो ओजोन के संरक्षण के लिए जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल है तो उसके अंतर्गत जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है उसको ये प्रोवाइड नहीं कराती। इसके अलावा ये सपोर्ट करती है जो इम्प्लीमेंटेशन है जो आपकी कंट्रीज हैं या इकोनॉमी इन ट्रांजिशंस हैं, तो उसके अंतर्गत कोई भी क्लाइमेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हैं या उसको टैकल करने के लिए कोई प्लान चल रहा है तो उसको फाइनेंशियल मैकेनिज्म इनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ ही जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 तो विद 3 टियर्ड स्ट्रक्चर बॉडी को इसमें डिफाइन करता है, जैसे कि एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है एट द नेशनल लेवल जो स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के, तो ये एक नेशनल लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ स्टेट लेवल पर आपको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है एट द लोकल लेवल पर। तो ये सारी जो तीनों बॉडी हैं वे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत आती है। तो ये हमने बात की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फॉर्म हुई है अंडर द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसने रिप्लेस किया है एनवायरनमेंट जो आपकी पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी यानी कि जो ईपीसीए थी, जिसको अधिकृत किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसको रिप्लेस करके ये क्यूएम को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वही केवल इसके अंतर्गत उसको ही पावर है कि जो सीओक्यूएम से संबंधित कोई केस है तो उसको बेस्ट सुन सकता है, कोई भी अदर सिविल कोर्ट पे यह पावर नहीं है कि सीओक्यूएम से संबंधित केस को वह सुन सके। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि फॉर्म की गई थी अंडर द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सीएक्यूएम है इसने रिप्लेस किया गया है ईपीसीए को, जो कि एक जिसको अधिकृत किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको किसके द्वारा रिप्लेस करके किया गया है, जो ईपीसीए है उसको रिप्लेस करके जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको एस्टैब्लिश इसके अंतर्गत किया गया है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उसी को ही इसके अंतर्गत पावर है कि सीएक्यूएम से संबंधित कोई केस होता है तो उसके संबंध में केस सुनने का अधिकार केवल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को है, अदर सिविल कोर्ट इसके अंतर्गत केस को नहीं सुन सकती। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3।
चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये अभी न्यूज में क्यों रहा। जो CAQM है उसने रिसेंटली एक रिव्यू मीटिंग बुलाई, जिसके कारण से जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत इन दिल्ली में, तो उसके लिए इसके द्वारा एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई। अगर हम बात करें CAQM के बारे में, तो एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसको ध्यान रखिएगा, ये जो एयर क्वालिटी जो मैनेजमेंट है नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। ये जो एक्ट है ये आपका जो प्रेसिडेंशियल एसेंस इसको मिला था अगस्त 2021 के अंतर्गत, जो कि असेंशियली रिप्लेस करता है ऑर्डिनेंस को जो इसके पहले लाया गया था इसको प्रमलगेट करने के लिए। इसके अलावा ये जो कमीशन है बेसिकली इसका जो उद्देश्य है कि एक तरीके से बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए, रिसर्च किया जाए और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाए और रिजोल्यूशन प्रॉब्लम्स का वह इसके अंतर्गत स्थापित किया जाए इन द NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया के अंतर्गत। अगर हम बात करें NCR और उसके एडजॉइनिंग एरिया की, तो जो एडजॉइनिंग एरिया है उसमें जो आपके NCR के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी है जो दिल्ली NCR के अराउंड, तो ये एक मॉनिटर्ड की जाती है CAQM के द्वारा। और CAQM के आने से पहले ये जो बॉडी है वह जो मॉनिटर किया जाता था एयर क्वालिटी को, तो कई सारी बॉडीज के द्वारा उसको किया जाता था। तो उसको कोऑर्डिनेट करके ये अब जो की जाती है वह केवल CAQM के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा इसमें जो पहले जो बॉडी इंक्लूड थी CPCB, EPCA, तो इन बॉडीज के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से मॉनिटर किया जाता था एयर क्वालिटी को। इसके अलावा ये जो बॉडी है फर्दर मॉनिटर्ड की जाएंगी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको मॉनिटर किया इसके अंतर्गत जाएगा। इसके बाद ये एक्ट आने के बाद ये एक्ट ने सभी को कंसोलिडेट कर दिया इन सारी बॉडीज को, और जो CAQM है एक तरीके की ओवर आर्किंग बॉडी होगी जो कि डिसीजन लेने का इसको पावर होगा। साथ ही साथ जो ऑर्डर है वह इशू कर सकता है प्रोटेक्ट और जो इम्प्रूव जो एयर क्वालिटी है NCR की, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑर्डर भी इसके द्वारा इशू किया जा सकता है। साथ ही साथ ये एक तरीके से जो मैनेजमेंट है एयर क्वालिटी का उसको मोर इफिशिएंट और कोऑर्डिनेटेड वे में ये आगे बढ़ा सकेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें CAQM की, तो अगर हमने इसमें पहले भी देखा इसने रिप्लेस किया है जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल जो अथॉरिटी थी EPCA, तो उसको रिप्लेस करके इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये जो बॉडी काम कर रही थी लगभग 1998 से ये बॉडी काम कर रही थी, इसको रिप्लेस करके CAQM को निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इसमें सेंटर ने कहा है जो EPCA है ये एक तरीके से रिडंडेंट हो गई थी, इनफेक्टिव हो गई थी, इसके कारण से ही CAQM को डिफाइन किया गया। साथ ही साथ इसके अंतर्गत कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है, यदि कोई इंस्ट्रक्शन CAQM के द्वारा इसके अंतर्गत किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो और अगर उसको कोई नॉन कंप्लायंस करता है यानी कि उसको कोई मानता नहीं है, तो उसके ऊपर लगभग 5 साल की सजा या फाइन इसमें 1 करोड़ तक का इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो CAQM से संबंधित कोई भी केस होता है और उसको सुनने की पावर केवल नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को होगी। कोई भी अदर कोई सिविल कोर्ट होता है तो उसको यह पावर नहीं होगी कि CAQM से संबंधित केस को वह सुन सके। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमने अभी बात की कि CAQM ने रिप्लेस किया है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को, तो अगर हम इसके बारे में जानें तो जो EPCA था वो सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकृत एक बॉडी थी जिसको टास्क दिया गया था कि जो वेरियस मेजर्स हैं जो एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत, तो उसको इसका टास्क दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन इसको बाद में नोटिफाई कर दिया गया था 1998 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अंडर द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, तो उसके अंतर्गत। साथ ही साथ ये एक तरीके से मैंडेट है, एक तरीके प्रोटेक्ट करता था इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशंस हैं नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये कार्य करती थी। इसके अलावा ये जो आपका एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चल रहा है जिसको ग्रैप के नाम से जानता है इन द NCR रीजन में, तो ये जो पॉल्यूशन लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए भी एक तरीके से ये जो बॉडी थी EPCA, तो वही इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी थी। लेकिन अब इसको जो रिप्लेस करके क्या बना दिया गया है, जो आपकी CAQM के रूप में इसको निर्धारित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है CAQM से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्पीसीज से रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एशियाटिक ब्लैक बियर से संबंधित आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एशियाटिक जो ब्लैक बियर है एक नेचुरली फाउंड है, वो होता है इंडिया के अंतर्गत केवल। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक ओमनीवोरस होता है जो कि आपके इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, नट्स, बीज, हनी या जो स्मॉल मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, साथ ही साथ जो सड़ा हुआ मांस होता है उसको भी ये खाते हैं। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो आयुषियन स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो एशियाटिक जो ब्लैक बियर है केवल नेचुरली इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये आपके इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान और जो आपकी जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री हैं उसके अंतर्गत भी ये पाए जाते हैं। तो ये केवल इंडिया में नहीं पाए जाते, तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि सर्वाहारी होते हैं। ये इंसेक्ट्स, फ्रूट्स भी खाते हैं, नट्स भी खाते हैं, साथ ही साथ मधुमक्खी, हनी, साथ ही साथ जो स्मॉल मैमल्स होते हैं, बर्ड के साथ साथ सड़े हुए मांस को भी ये खाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो आयुषियन स्टेटस है वह इंडेंजर्ड है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका जो आयुषियन स्टेटस है एशियाटिक ब्लैक बियर का वह वल्नरेबल है, ना कि इंडेंजर्ड। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है रॉन्ग है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, यह अभी चर्चा में क्यों रहा। जो कश्मीर वैली है उसमें जो आपने ये देखा गया है, इसका जो ट्रेंड एशियाटिक ब्लैक बियर का वह अटैक कर रहा है ह्यूमन पर, और जो कि रियरली रिपोर्ट होता था पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एशियाटिक ब्लैक बियर की, तो ये एक हिमालयन बियर के रूप में जाना जाता है, तिब्बतन बियर भी इसको कहा जाता है और मून बियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ ही ये एक ग्लॉसी ब्लैक यानी कि ब्राउनिश कलर का भी कभी कभी देखने को मिलता है, और इसमें जो एक बाइटिस मार्क होते हैं, और इसमें जो एक जो शेप होता है क्रिसेंट मून का इसके अंतर्गत शेप बना होता है इसके चेस्ट पर, तो इसी कारण से इसको मून बियर कहा जाता है। और इसमें एक लॉन्ग और कोर्स इसकी नेक होती है, यानी कि जो गर्दन होती है काफ़ी लॉन्ग होती है, और जो शोल्डर पर हेयर होते हैं, और जो इसका मॉडिफाइड मेन के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा ये ओमनीवोरस होता है, और ये खाता क्या है, इंसेक्ट, फ्रूट्स, नट्स, बीज, और जो हनी होते हैं, स्मॉल मैमल्स होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं, और जो सड़ा हुआ मांस होता है उसको भी ये खाता है। साथ ही साथ ये ओकेजनली अटैक करता है जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उन पर, और ये जो जनरली नॉक्टर्नल है यानी कि निशाचर है, रात्रि में ये आपका देखने को मिलता है, और जो स्लीपिंग करता है ये आपके जो सोता है वह केव्स के अंतर्गत, और जो आपके जो ट्री होते हैं, होलो ट्री होते हैं, उसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। अगर हम बात करें समर की, तो जो एशियाटिक ब्लैक बियर है ये आपको फॉरेस्टेड जो हिल होती हैं उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, जैसे कि जो माउंटेन है उनका जो एलिवेशन लगभग 3600 मीटर के आसपास होता है, यानी कि 11800 फीट के आसपास होता है, तो वहीं ये आपके ये एनिमल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इनके विंटर के समय अगर हम बात करें, तो ये जो एलिवेशन है लगभग 1500 मीटर के एलिवेशन पर ये देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके जो वेट हैं, अलग अलग जो वेट हैं इनके, इसके अलावा जो एशियाटिक जो ब्लैक बियर है ये लगभग 25 साल तक जीते हैं, और इनकी जो कैप्टिविटी की अगर हम बात करें, वाइल्ड में ये 25 साल तक जीते हैं, और कैप्टिविटी में अगर हम बात करें तो 39 ईयर तक इनका जीवन होता है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर जो भी बियर स्पीसीज हैं, यानी कि जो भालू की सारी जो स्पीसीज हैं उनको लिस्ट किया गया है जो साइट्स की अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत, और जो शेड्यूल 1 है जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, तो उसके अंतर्गत 6 शेड्यूल हैं, तो उसके अंतर्गत शेड्यूल 1 के अंतर्गत उनको सारी जो बियर की स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा ये प्रोवाइड कराते हैं इनकी जो प्रोटेक्शन है, इनके जो हंटिंग की जाती है, ट्रेड करते हैं, तो उससे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का इसके द्वारा प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं उनके अंतर्गत, और जो आपके जापान, कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो इस तरीके से ये आपको देखने को कई जगह मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट केयरिंग कैपेसिटी के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि ये रेफर करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को जो कि सपोर्ट करते हैं उस एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज के लिमिट्स को।
सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो ये एक तरीके से इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि अगर एसिडिटी बढ़ाई जाती है ओशियंस की तो ये इंक्रीज कर देती है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इन एटमॉस्फेयर के अंतर्गत, तो इसको आपकी कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सारी ऑल लिविंग बींग्स हैं अर्थ पर, तो वो क्लाइमेट चेंज के साथ किस तरीके से अनुकूलन स्थापित कर पाती हैं, साथ ही साथ जो उन कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज होता है, तो उसके साथ किस तरीके से एडेप्टेशन इसमें अनुकूलन कर पाती हैं, तो उसको ये कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो कैरिंग कैपेसिटी होती है ये एक तरीके से रेफर करती है कि जो वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उस लोकेलिटी के अंतर्गत, उस एरिया के अंतर्गत, तो और उससे संबंधित जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो उसकी लिमिट है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो उसको किस तरीके से उनको बहन कर सकते हैं, उसको किस तरीके से कैरी कर सकते हैं उस वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा उस ह्यूमन पॉपुलेशन को, तो इसको ही कैरिंग कैपेसिटी इसके अंतर्गत कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, तो उसने डायरेक्शंस इशू की है जो उत्तराखंड का गवर्नमेंट के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाए एक स्टडी स्पेसिफिक जो कैरिंग कैपेसिटी है जो मसूरी हिल्स है उस हिल स्टेशंस की, तो उसकी स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन किया जाए। और जिस तरीके की जो सिचुएशंस अभी जोशीमठ में हमें देखने को मिल रही हैं, तो उस तरीके की सिचुएशंस यहाँ देखने को हमें ना मिले, तो इसके लिए ही अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है। अगर हम बात करें कैरिंग कैपेसिटी की, तो अगर हम बात करें इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें, कोई एक एरिया है उसके अंतर्गत कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज की, तो जो उस पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको अगर कैरिंग करने की जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो उसके अंतर्गत इसको कैरिंग कैपेसिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसके अंतर्गत रेफर करता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं उस एरिया के विद इन द जो नेचुरल रिसोर्स लिमिट है, कि जितनी उसकी लिमिट है उसके अनुसार ही वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, तो उसी को कैरिंग कैपेसिटी उसकी कहा जाता है। इसमें जो पॉपुलेशन होती है, इसमें जो पॉपुलेशन अगर कैरिंग कैपेसिटी के अंडर में रह रही है, तो वो वहाँ पर किसी भी तरीके के वहाँ के नेचुरल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करेगा, और वह आज भी नहीं करेगा और फ्यूचर की जो जनरेशन्स है उसके लिए भी उनको डिग्रेड नहीं करेगा। तो ये एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, और ये एक तरीके से डिफ़िकल्ट होता है उस पॉपुलेशन के लिए सर्वाइव कर पाना कि जो एनवायरनमेंट की जो कैपेसिटी है वह उसको डिग्रेड करता रहे है और वो सोचे कि वह उस पर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कैरिंग कैपेसिटी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 के रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो चाइना है लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसर साइट्स का इन द एशिया के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है 2023, तो उसकी जो थीम रखी गई थी वेटलैंड रीस्टोरेशंस, उसकी थीम रखी गई थी। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 की जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि चाइना लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसर साइट्स का इन एशिया के अंतर्गत, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लार्जेस्ट नेटवर्क है एशिया में वह है इंडिया। इंडिया के अंतर्गत अब लगभग 75 रामसर साइट्स हो गई हैं, तो इसके कारण से एशिया के अंतर्गत एक लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है एशिया में इंडिया। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है जो 2023 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, तो उसके अंतर्गत जो थीम रखी गई थी वह वेटलैंड रीस्टोरेशन रखी गई, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो बनाया जाता है वह फरवरी 2 को सेलिब्रेट किया जाता है, और अगर हम बात करें इस ये जो सेलिब्रेशन है पूरे हमारे जो 75 रामसर साइट्स हैं उसके अंतर्गत इसको सेलिब्रेट किया गया। और इस 75 रामसर साइट्स के अंतर्गत लगभग 200 इवेंट्स को सेलिब्रेट किया गया। और जो वेटलैंड इसमें अगर हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इस इवेंट्स के दौरान, और जो इसमें कई सारे कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं वेटलैंड से संबंधित, क्विज वगैरह इसमें आयोजित किए जाते हैं।
अगर हम बात करें मिशन सहभागिता के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया था 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और इसका ये मिशन था कि जो हेल्थी एंड इफेक्टिव मैनेज किया जाए हमारे जो 75 वेटलैंड्स हैं नेशनल लेवल पर, तो उनकी जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है तो उसको संरक्षित करके रखा जाए, क्योंकि ये जो वेटलैंड होते हैं हमें सपोर्ट करते हैं, हमें वाटर के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, और जो हमारे साइक्लोन समय समय पर आते रहते हैं तो उसके लिए बफर का काम भी ये करते हैं। साथ ही साथ कई तरीके की जो आपदाएं आती हैं जैसे कि फ्लड और ड्रॉट जैसी गतिविधियों के लिए भी ये हमें संरक्षण प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पे कई सारी स्पीसीज का हम संरक्षण कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स को भी इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में, तो जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में जो रामसर कन्वेंशन आई थी उसके अंतर्गत। और ये जो ऑफिशियली जो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स इसको इसके अंतर्गत रामसर कन्वेंशन को कहा जाता है। और ये जो कन्वेंशन आई थी वो 2 फरवरी को आई थी, इसीलिए इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया। अगर हम बात करें ये जो रामसर कन्वेंशन की, तो इसकी जो पार्टी बना था भारत पर 1982 में बना था। और अगर हम बात करें इसकी जो 2023 की थीम की, तो वेटलैंड रीस्टोरेशंस इसकी थीम इसके बाद रखी गई। इसके साथ ही जो इंडिया है एक लार्जेस्ट नेटवर्क है रामसर साइट्स का इन द एशिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में, तो ये एक तरीके की कन्वेंशन है जो कि वेटलैंड्स के अंतर्गत साइन हुई थी 1971 में। एक इरानियन सिटी है रामसर, उसके अंतर्गत इसको साइन किया गया था, इसलिए इसका नाम रामसर पड़ा। साथ ही साथ इसमें जो नेगोशिएशन की गई थी उसमें स्टार्ट हो गई थी 1960 से। डिफरेंट कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट लिया, कई सारे एनजीओस इसमें पार्ट लिए। साथ ही साथ फाइनली ये जो फोर्स में आई ये ट्रिटी वह ये कन्वेंशन ये फोर्स में आई थी 1975 के अंतर्गत। इसके अलावा हम जान लेते हैं वेटलैंड्स होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो जो वेटलैंड्स ऐसे एरिया होते हैं, या तो यहाँ पर दलदल हो सकती है, फैन हो सकता है, या पीटलैंड जैसी भूमि हो सकती है, या बाटर हो सकते हैं। और इसमें ये ध्यान रखिएगा ये नेचुरल भी हो सकती हैं, आर्टिफिशियल हो सकती हैं, परमानेंट हो सकती हैं, या टेम्परेरी भी हो सकती है, या ये एक स्टेटिंग यानी एक आपका रुका हुआ वाटर हो सकता है, या फ्लोइंग वाटर भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है। फ्रेश वाटर बॉडी हो सकती है, ब्रेकिश वाटर बॉडी हो सकती है, या साल्ट वाटर बॉडी भी इसके अंतर्गत हो सकती है। साथ ही साथ इसमें जो मराइन जो वाटर होता है, मरीन के पास का जो एरिया होता है, तो जब लो टाइड की स्थिति में जब वो हो उस समय मरीन, तो उस समय पर जो 6 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, तो उस एरिया को इसमें वेटलैंड कहा जाता है। यानी कि जो लो टाइड की स्थिति में 6 मीटर से जो वाटर आ जाता है उसको इसके अंतर्गत वेटलैंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगर हम बात करें जो वेटलैंड्स के एग्जांपल्स के बारे में, तो जो मराइन है और जो आपका कोस्टल एरिया है उसके अंतर्गत ये माना जाता है। साथ ही साथ जो एस्चुरीज होती हैं, इसके अलावा जो लेक्स होती हैं, आपकी जो रिवर्स होती हैं, उसको इसके अंतर्गत माना जाता है। जो दलदल भूमि या पीटलैंड्स इसमें शामिल की जाती हैं। ग्राउंड वाटर हो सकता है, और ये ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं, जैसे कि राइस की जो फील्ड हो गई, जो श्रिम्प के लिए पॉन्ड्स बनाए जाते हैं श्रिम्प की खेती के लिए। साथ ही साथ रेजरवायर जो तैयार किए जाते हैं उसे भी वेटलैंड के रूप में इसको संदर्भित किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, रामसर कन्वेंशंस के बारे में, तो ये केवल एक मात्र इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एड्रेस करती है स्पेसिफिक इकोसिस्टम को, और स्पेसिफिक इकोसिस्टम का नाम क्या है, वेटलैंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें ये ओरिजिनली ये ट्रीटी फोकस करती थी कंजर्वेशन ऑफ द हैबिटेट, और जो वाटर बर्ड्स के जो हैबिटेट थे उनको ही ये संरक्षित करने का प्रयास करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इस ट्रीटी के अंतर्गत जो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स हैं जो भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, और स्पेशली जो वाटरफॉल जो हैबिटेट्स होते थे उसको इसके अंतर्गत संरक्षण इसमें प्रोवाइड कराया गया। इसके बाद ये जो ट्रीटी थी वह कई सारे इसमें हॉरिजन खुल गए, ये कवर करते हैं सारे जो वेटलैंड से संबंधित जो भी कंजर्वेशन एफर्ट हो सकते हैं उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, तो इसके 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, लगभग 171 मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो कि एक तरीके से इनके अंतर्गत जो भी आपकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो रामसर कन्वेंशंस हैं यानी कि जो वेटलैंड्स हैं उसको रामसर के अंतर्गत उसको सूचित किया जाता है।
इसके अलावा जो डेसिग्नेट किया जाता है वेटलैंड्स को जो वाइजली यूज किया जा सके, उनकी टेकन केयर किया जा सके उनको अधिसूचित करने के बाद में। और इसके अलावा कोई कंट्री अगर इसमें एक बेहतर तरीके से उनको कंजर्व कर रही है तो उस तरीके की जो बेहतर कंजर्वेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वह सभी कंट्रियों के साथ शेयर कर सके, जिससे वह उनको अपनी कंट्री के अंतर्गत अपना सकें। साथ ही साथ अगर हम बात करें जून 2021 की, तो लगभग 2422 बैटलैंड्स थे इस बैटलैंड्स इसके जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो बैटलैंड्स थे उसकी लिस्ट में। और जो रामसर कन्वेंशन है एक रेगुलेटरी रेजिम के रूप में स्थापित नहीं है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो रामसर कन्वेंशन है इसको मॉडिफाई किया गया था, एक पेरिस प्रोटोकॉल आया था 1982 में। साथ ही साथ एक रेगिना अमेंडमेंट भी आया था रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत 1987 में, तो उसके अंतर्गत इसको मॉडिफाई भी 1971 में आने के बाद से किया जा चुका है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, एक लिस्ट होती है, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था 1990 में। और इसके अंतर्गत ऐसी रामसर साइट्स को इसमें शामिल किया जाता है जिनको अभी हाल ही में मतलब इंस्टेंट अर्जेंट उसमें अटेंशन देने की आवश्यकता है और वह लगातार डिग्रेडेड होती जा रही है, तो उस पर अर्जेंट अटेंशन देने के लिए इसकी एक अलग लिस्ट तैयार की गई है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत। इसके अलावा इसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इसमें जो कंट्रीज हर साल जो मिलती हैं, हर साल नहीं मिलती, इसमें एवरी 3 इयर्स इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग इसके अंतर्गत की जाती है। साथ ही साथ रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी पार्टनर हैं, जैसे कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, बैटलैंड इंटरनेशनल, WWF और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और एक वाइल्ड फॉल बैटलैंड ट्रस्ट भी इसकी मेंबर है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वर्ल्ड बैटलैंड डे से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड सैंडर्स से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो रेड सैंडर्स हैं, जिसको टेरोकैर्पस सेंटेलिनस भी कहा जाता है, इसको रेड सैंडलवुड के नाम से जाना जाता है। ये एक स्पीसीज है जो कि फाउंड की जाती है सदर्न ट्रॉपिकल जो ड्राई डेसिडियस जो फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि जो शुष्क पर्णपाती जो जंगल होते हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो जापान है एक बिगेस्ट इंपोर्टर है, इलीगली रूप से इसको हार्वेस्ट किया जाता है जो रेड सैंडर्स को, तो उसको एक तरीके से इंपोर्ट किया जाता है जापान के द्वारा। और ये जो डॉक्यूमेंट किया गया है ट्रैफिक और WWF इंडिया है, तो उसके द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की गई है उसके अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो रेड सैंडर्स हैं, जिसको टेरोकार्पस सेंटेलिनस भी कहा जाता है, इनको रेड सैंडलवुड भी कहा जाता है, और ये जो स्पीसीज है ये फाउंड होती है सदर्न जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो सदर्न एरिया में हमारे जो शुष्क पर्णपाती जो जंगल हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो जापान है एक बिगेस्ट इंपोर्टर है जो इलीगली रूप से हार्वेस्ट किए जाते हैं जो रेड सैंडर्स को। साथ ही साथ जो ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, ट्रैफिक और WWF इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है, जिसमें जापान एक बिगेस्ट इंपोर्टर है। तो ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये रिपोर्ट में जो दिया गया है उसके अनुसार चाइना एक जो बिगेस्ट इंपोर्टर है जो हमारे यहाँ पर इलीगल रूप से जो हार्वेस्ट किया जाता है रेड सैंडर्स को, तो उसके अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। रेड सैंडर्स अगर हम बात करें, लगभग 20,000 जो टन है रेड सैंडर्स स्मगल होता है हर साल जो इंडिया के अंतर्गत। लगभग अगर हम बात करें हर साल नहीं, लगभग 2016 से 2020 के बीच में, तो ये अब तक लगभग 20,000 टन रेड सैंडर्स को स्मगल किया गया है भारत से बाहर। और ये किस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है, जो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, तो उस रिपोर्ट के अंतर्गत इस तरीके की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेड सैंडर्स की, तो जो रेड सैंडर्स होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है टेरोकार्पस सेंटिलिनस है, और इसको रेड सैंडलवुड के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाल चंदन के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो स्पेशली आपके जो फाउंड होता है जो सदर्न हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है, जैसे कि आपने जो पुष्पा मूवी के अंतर्गत देखा होगा, तो उसके अंतर्गत जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, तो ये वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो IUCN स्टेटस है वह एंडेंजर्ड है, और साइट्स की लिस्ट में ये अपेंडिक्स 2 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है।
और जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, तो उसमें जो 6 शेड्यूल्स इसके अंतर्गत शामिल होती हैं, उसके शेड्यूल 4 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो ये जो रेड सेंडर्स हैं उसके लिए एक तरीके से जो डोमेस्टिक लेवल पर और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत है इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और इनका यूज फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट्स और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं चाइना और जापान के अंतर्गत, तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो रेड डाई होती है उसको ऑब्टेन किया जाता है वुड से, और जो कलरिंग एजेंट भी टेक्सटाइल के लिए जो यूज किए जाते हैं कलरिंग एजेंट, तो उसको भी इससे निकाला जाता है। साथ ही साथ इसके जो मेडिसिनल और फूड इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें इसके स्मगलिंग की, तो लगभग 5.3% ऑफ इसके अंतर्गत जो है वह जो शिप है वह चाइना के अंतर्गत जाते हैं, और जो बिगेस्ट इंपोर्टर है चाइना, जो भी इलीगली रूप से हार्वेस्ट किए जाते हैं भारत के अंतर्गत रेड सेंडर्स को, तो इसके अंतर्गत वह सबसे ज़्यादा ये इंपोर्ट करता है चाइना। साथ ही साथ ये जो डॉक्यूमेंट किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया गया है फिर ट्रैफिक और WWF इंडिया ने मिलकर इसको रिलीज किया है। और अगर हम बात करें इसके इलीगल जो लॉगिंग है उसको कर्व करने की, यानी कि उसको रोकने की, इस इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने की, तो जो आंध्र प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने एक रेड सेंडर्स एंटी स्मगलिंग जो टास्क फोर्स है 2014 के अंतर्गत उसने इसको फॉर्म किया है, जो कि एक तरीके से उसने कई सारी जो बूट्स है उसको सीज कई समय पर उसने किया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रैफिक के बारे में, तो जो ट्रैफिक एक तरीके का वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत जो भी वाइल्ड लाइफ की ट्रेड होती है, यानी कि उनका जो व्यापार होता है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक नेटवर्क है, क्या, ट्रैफिक। और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड को और जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करती है। ये जो ट्रैफिक है जॉइंट प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड है यानी कि WWF है, साथ ही साथ जो IUCN है यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है जो कि रेड लिस्ट जारी करती है, तो इनके द्वारा जो जॉइंट प्रोग्राम के तरह के रूप में ट्रैफिक का गठन किया गया है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है कि इंश्योर करेगा जो वाइल्ड प्लांट्स हैं या जो एनिमल्स हैं उनकी ट्रेड को एक तरीके से कंजर्व किया जा सके। और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था ट्रैफिक को, तो 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और एक एज अ ग्लोबल नेटवर्क के रूप में स्थापित करने का इसको प्रयास किया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह यूनाइटेड किंगडम कैम्ब्रिज के अंतर्गत है। और जो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंतर्गत कई सारी जो हमें इंडेंजर्ड स्पीसीज देखने को मिलती हैं, तो वह उसका कारण यही है कि उनकी इलीगल रूप से वाइल्ड लाइफ ट्रेड की जाती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो ट्रैफिक के द्वारा जो भी अभी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं अवेयरनेस जनरेशंस के लिए कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोका जाए, तो उसके लिए कई सारे कैंपेन उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला इसका जो कैंपेन है वह है आपकी डोंट बाय ट्रबल, यानी कि जो ट्रैफिक के द्वारा ये कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत ये अवेयर करने का प्रयास किया जाता है कि जो भी आपके टूरिस्ट हैं वह उसका एक तरीके से जिस भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर वह देखें कि किसी भी किसी भी वाइल्ड की उसके अंतर्गत उसमें किसी भी तरीके का ट्रैफिक तो उसके थ्रू उस प्रोडक्ट को तैयार नहीं किया गया है। तो इस तरीके के जो इस कैंपेन को इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। और ये जो कैंपेन है जो सक्सेसफुल हुआ था 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। जो भी हमारे एयरपोर्ट्स हैं, टाइगर रिजर्व हैं, नेशनल पार्क्स हैं या जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्ट्स हैं, तो उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर हम ट्रैफिक के अभी लेटेस्ट कैंपेन के बारे में बात करें, तो इसका जो अभी लेटेस्ट कैंपेन है वांटेड अलिव जो सीरीज चलाई जा रही है उसके अंतर्गत, जो वांटेड अलिव जो सीरीज है उसके अंतर्गत जो एशियन की जो बिग कैट्स हैं जिसके अंतर्गत आपकी टाइगर लेपर्ड, जो आपके स्नो आपके लेपर्ड और जो क्लाउडेड लेपर्ड होते हैं, तो उसको अंतर्गत इनको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी थ्रेटन्ड है इनके लिए जो खतरा है और इनकी जो इलीगल ट्रेड की जाती है इनके बॉडी पार्ट्स की, तो उसके लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है वांटेड अलिव सीरीज। इसके अलावा ये जो ट्रैफिक है इनकरेज करता है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को, जिससे कि जो वाइल्ड लाइफ जो क्राइम्स होते हैं उससे वह फाइट कर सके। इसके अलावा जो ट्रैफिक है प्ले करता है जो की रोल जो हमारा जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसके अंतर्गत एक जो सिस्टम बना हुआ है साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट जो नेटवर्क तैयार किया गया है, तो उसके अंतर्गत भी ये एक की रोल प्ले करता है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें जो साबिन की यानी कि जो साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग के रूप में, जिसको होस्ट किया गया था जो भूटान का टाउन है पारो, तो उसके अंतर्गत इसको होस्ट किया गया था। और जो वहाँ की जो रॉयल गवर्नमेंट थी भूटान की, तो 2011 में इसको होस्ट उनके द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य यही है कि जो इनिशिएटिव लिए जाएं, जो कंट्री हैं उसमें कोलैबोरेटिव इसके अंतर्गत इनिशिएटिव लिए जाएं, उनको कोऑपरेट करें, जो कि वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं इस साउथ एशियन रीजन के अंतर्गत, तो उसको कर्व करने का इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेट रूप में प्रयास किया जाए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया रेड सेंडर्स के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि डार एस सलाम जो डिक्लेरेशन है ये किस डिसीज से संबंधित है। तो इसमें आपके सामने 4 डिसीज दी गई हैं, एंडिंग एड्स, एंडिंग लेप्रोसी, एंडिंग ट्यूबरक्लोसिस या मलेरिया को समाप्त करना। तो इसके अंतर्गत आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो डार एस सलाम जो डिक्लेरेशन है ये संबंधित है एड्स को समाप्त करने से संबंधित। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रही। ये जो 12 अफ्रीकन कंट्री हैं उन्होंने कमिट किया है जो एंडिंग जो एड्स है किड्स के अंतर्गत, तो 2030 तक इसने पूरी तरीके से 12 जो अफ्रीकन कंट्री हैं उन्होंने कमिट किया है कि इसको पूरी तरीके से 2030 तक हम समाप्त कर देंगे। जो मिनिस्टर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो 12 अफ्रीकन कंट्रीज़ के, उन्होंने इस तरीके का प्लान तैयार किया है। और जो हमारे जो एड्स है चिल्ड्रन के अंतर्गत 2030 तक इन्होंने उसमें अर्ली टेस्टिंग, अर्ली ट्रीटमेंट और साथ ही साथ प्रिवेंशन प्रोग्राम के माध्यम से इसको कर्व करने का प्रयास करेंगे 2030 तक। अगर हम बात करें जो कंट्रीज़ हैं जिनमें हाई HIV जो बर्डन्स देखने को मिले हैं, जैसे कि इसमें जो जॉइंट अलायंस है, जैसे कि फर्स्ट फेज में अगर हम बात करें तो जो अंगोला है, कैमरून है, आइवरी कोस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, मोजाम्बिक और नाइजीरिया जैसे कुछ देश हैं। साथ ही साथ जो ग्लोबल अलायंस है फॉर द एंड एड्स के लिए चिल्ड्रन के अंतर्गत, तो ये भी वर्क कर रहा है इसके अंतर्गत कि वह एक तरीके से ड्राइव कर सके नेक्स्ट 7 ईयर्स के अंतर्गत, जो कि इसने भी 2030 तक टारगेट रखा है कि एड्स को बच्चों के अंतर्गत समाप्त करने का इसने भी टारगेट रखा है। इसके अलावा जो डार एस सलाम जो डिक्लेरेशन है वह एक तरीके से जो चिल्ड्रन के अंतर्गत एड्स को समाप्त करने के लिए एक तरीके की डिक्लेरेशन इसमें इंडोर्स की गई थी और यूनिवर्सली इसको एक तरीके से इसमें पारित किया गया था। और इसके अंतर्गत कमिट किया गया था कि जो आपके स्टेप लिए जाएंगे कि इंश्योर किया जाए जो भी चिल्ड्रन को HIV है उनको एक्सेस किया जा सके, जो लाइफ सेविंग जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए, साथ ही साथ उनकी जो मदर है जो HIV के अंतर्गत जो बेबीज है उनको, जो मदर के अंतर्गत बेबी है तो उसके अंतर्गत जो बेबी होने वाला है उसको HIV से मुक्त रखा जाए। तो इस तरीके से इसके अंतर्गत प्रयास करने का प्रयास इसमें डार एस सलाम डिक्लेरेशन के अंतर्गत कमिट किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी जो आपका HIV जो वायरस होता है उसके बारे में, तो इसमें जो HIV अटैक है वह हमारी जो CD4 जो काउंट होते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत वाइट ब्लड सेल में, तो उसके अंतर्गत ये उस पर अटैक करता है, जो कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको संचालित किया जाता है हमारे वाइट ब्लड सेल के द्वारा, तो उसको एक तरीके से ये अटैक करता है। जो T सेल्स होते हैं वह सेल्स होते हैं जो कि मूव करते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंतर्गत, और जो हमारे अंदर जो भी कोई भी विसंगति है यानी कि कोई भी एनोमलीज है या कोई इन्फेक्शंस है सेल के अंतर्गत, तो उसको दूर करने का ये प्रयास करते हैं। इसके अलावा जब जो HIV जो वायरस है वह बॉडी के अंतर्गत एंटर हो जाता है तो ये एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है CD4 सेल को, और जो कि सीवियरली डैमेज करता है ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम होता है वह उसको पूरी तरीके से एक तरीके डैमेज कर देता है। और जब ये वायरस बॉडी के अंतर्गत ये एक बार एंटर हो जाता है तो इसको किसी भी तरीके से रिमूव नहीं किया जा सकता। और जो CD4 जो काउंट होता है पर्सन जो इससे इन्फेक्ट हो जाता है HIV से, तो वह उसके अंतर्गत CD4 को रिड्यूस कर देता है सिग्निफिकेंटली। और इसमें जो CD4 जो काउंट होता है बिटवीन द 500 से जो 1600 के बीच में होता है, लेकिन अगर हम बात करें इन्फेक्टेड बॉडी जो HIV से जो संक्रमित हो जाती है तो ये घटकर लगभग 200 के आसपास आ जाता है। अगर हम बात करें इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो इसमें जो हमारे जो CD4 होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स के अंतर्गत होते हैं, और जो बाहर से जो HIV वायरस होता है वह CD4 के अंतर्गत ये इससे असिस्ट हो जाता है। तो इससे जो अटैच होने के बाद
ये जो मेम्ब्रेन होती है जो CD4 की और जो HIV की वायरस की जो मेम्ब्रेन होती है वह एक दूसरे में फ्यूज हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से ये एक बेहतर तरीके से जुड़ जाती हैं और उसमें फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे में। और जो HIV जो DNA होता है वह सेल्स के अंतर्गत, जो HIV का जो DNA है वह जो CD4 के सेल का जो DNA है उसके अंतर्गत ये एंटर हो जाता है। फिर जो CD4 का जो DNA होता है वह हमारे जो पूरे ह्यूमन का जो DNA है उसके अंतर्गत जो इन्फेक्टेड हो चुका है HIV के DNA से, तो ये जो DNA है पूरे शरीर के अंतर्गत जो DNA है उसके अंतर्गत ये संचालित कर दिया जाता है, जिसके कारण से जो HIV वायरस है वह हमारी जो CD4 सेल्स के माध्यम से उसमें एक तरीके से फ्यूजन के माध्यम से पूरे शरीर में वह फैल जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया दार एस सलाम डिक्लेरेशन से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।